वेलकम टू विनर एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस की एक सीरीज जिसमें आज का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले हैं सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, वायुमंडल में श्यान बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु जो है ऊपर की ओर बल लगाती रहती है, वायुमंडलीय दाब वहां पे कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो अंतरिक्ष है हमारा वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण वहां पे सीधे खड़े होना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए असंभव होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है और वायु भी नहीं है। तो इसके चलते वहां निर्वात होता है। तो निर्वात में सारी वस्तुएं एक स्लो मोशन में, जिस मोशन में छोड़ी जाती हैं उसी मोशन से वहां पे वो गति करती रहती हैं, उसी मोशन में रहती हैं हमेशा। तो इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वे सीधे खड़े हो सके अंतरिक्ष में, जहां पे ग्रेविटेशन हमारा शून्य होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्षयान से जो कि चक्कर लगा रहा है किसी प्लेनेट के, उससे यदि एक सेब छोड़ दिया जाए तो वह क्या होगा। वह पृथ्वी की ओर गिर जाएगा, वह कम गति से गतिमान रहेगा, अंतरिक्षयान के साथ उसी गति से गतिमान होगा जिस गति से अंतरिक्षयान गतिमान है, अथवा फिर अधिक गति से गतिमान रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा, अंतरिक्षयान से यदि कोई सेब छोड़ दिया जाए तो वह उसी गति से जो है गतिमान रहेगा जिस गति से जो है अंतरिक्षयान से सेब छोड़ा गया है, यानी अंतरिक्षयान के गति के बराबर ही जो है वह चक्कर लगाता रहेगा। क्योंकि हमारे अंतरिक्ष में जो है जो ग्रेविटेशन है वह नहीं पाया जाता, निर्वात पाया जाता है, इसलिए फ्रैक्शन नाम की वहां पे कोई चीज नहीं होती, जिसके चलते वहां पे जो है जिस गति में वस्तु को छोड़ा जाता है वह वस्तु उसी गति से जो है वहां पे गति करती रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लकड़ी लोहे एवं मोम के टुकड़े को यदि समान आकार के हैं, उनको ऊपर से छोड़ा जाए तो सर्वप्रथम जो है पृथ्वी पर कौन गिरेगा। लकड़ी का टुकड़ा गिरेगा, या मोम का टुकड़ा गिरेगा, या लोहे का टुकड़ा गिरेगा, या फिर सभी साथ में गिरेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। ये मान लो मोम है, ये लोहे का टुकड़ा है और ये लकड़ी का टुकड़ा है। तो यदि इनको तीनों को देखा जाए तो सब में जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी पृथ्वी जिसने इनको आकर्षित करती है जी, उसका मान सबके लिए समान होगा। तो ये समान आकार के हैं तो इनके जो है द्रव्यमान जो है वो भी समान है, और इनमें जो है समान प्रकार का जो है गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, तो जिसके कारण ये जो है सभी एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सभी जो है साथ में गिरेंगे पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। दोस्तों जब कोई वस्तु यदि ऊपर से गिराई जा रही है पृथ्वी के सरफेस पे, तो जो हमारा जी वर्क करता है वो तो वहीं से जो है 9.8 रहता है, तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता हमें, जिसके कारण जो है वह पृथ्वी पर उसी भार से गिरती रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाए तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। दोस्तों जो हमारा द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान में यदि हम जी से गुणा कर दें तो वह बन जाता है हमारा भार, यानी भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो भार और जो द्रव्यमान होता है वस्तु का, उसमें यदि हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से गुणा कर दें तो वही कहलाता है हमारा भार, जिसमें परिवर्तन नहीं होता किसी वस्तु को गिराया जाए पृथ्वी पर तब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, या फिर मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार जो है अंडाकार है, जिसके कारण जो ध्रुव है हमारे वहां पर वस्तुओं का भार जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है। ध्रुवों पर जी का मान जो है सर्वाधिक होता है, तो जो ध्रुव है वहां पे वस्तु का भार अधिक देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली है इसलिए, वह बड़े क्षेत्रफल को घेरती है इसलिए, या फिर उसका गुरुत्व केंद्र जो है निम्नतम बिंदु पर स्थित है इसलिए, या फिर गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है अंदर रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा जो गुरुत्व केंद्र है पीसा के मीनार का, उससे जाने वाली ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वह उसके सेंटर में हमेशा रहती है, इसलिए पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद भी गिरती नहीं है।
आइए देखते हैं इसको एक फिगर से। जैसे ये मान लो पीसा की मीनार है, तो जो यहाँ पे गुरुत्व केंद्र है, यहाँ पे मान लो गुरुत्व केंद्र है, तो यहाँ से जो ऊर्ध्वाधर रेखा जा रही है 90 डिग्री के साथ, ये जो है हमेशा इसके मिडिल में रहती है। इसके कारण जो है हमारी पीसा की मीनार थोड़ी झुके हुए के बावजूद भी गिरती नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर मानव का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सभी जगह जो है समान होता है, या फिर विषुवत रेखा पर अधिक होता है। तो जो हमारी अर्थ है वह जो है अंडाकार होने के कारण वहाँ ध्रुव जो है, ध्रुवों पर जी का मान अधिक देखने को मिलता है हमें, और जो न्यूनतम जी का मान देखने को मिलता है वो हमें विषुवत रेखा पर देखने को मिलता है। तो विषुवत रेखा पे जी का मान न्यूनतम होता है, इसलिए यहाँ पे भार जो है न्यूनतम होगा, और जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के पोल्स, वहाँ पे जी का मान अधिक देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भार अधिक होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कि ध्रुवों पर मानव का भार अधिक होगा। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी उसका जो मास है उसमें जो है जी से गुणा कर दिया जाए तो भार मिलता है। तो जी का मान जहां अधिक होगा वहीं जो है मानव का भार अधिक होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए अचानक से, तो उसका परिणाम क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। द्रव्यमान जो है दोनों शून्य हो जाएंगे, द्रव्यमान और भार, वस्तु का द्रव्यमान जो है बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक से खत्म हो जाता है तो जो वस्तुएं हैं उनमें जो है भार खत्म हो जाएगा। भार किससे आता है? जो भार जो है हमारा पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण जो है उसी से वस्तुओं में भार आता है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा तो वस्तुओं का भार जो है खत्म हो जाएगा, और उनमें जो द्रव्यमान स्थित है वह बना रहेगा। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो जी अगर खत्म हो गया तो द्रव्यमान हमारा बना रहेगा, और जो भार है वो खत्म हो जाएगा, द्रव्यमान बना रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान बना रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा सैटेलाइट इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण इतनी दूर पर स्थिरहीन हो जाता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, या फिर उसकी नियत चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। उसकी जो नियत चाल है वह उसकी गति के लिए जो है प्रदान करती है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर होगा, जिस गति से वह सैटेलाइट गति कर रहा है उसी गति से जो है उसे एक त्वरण प्राप्त होता है, जिसके कारण वह पृथ्वी पर गिरता नहीं बल्कि पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों चक्कर लगाता है? अब केंद्रीय बल के कारण, केंद्राभिमुख बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अथवा कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केंद्राभिमुख बल। केंद्राभिमुख बल के कारण जो है पृथ्वी के चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर लगाता है। केंद्राभिमुख बल क्या होता है? केंद्राभिमुख बल में जो है केंद्रीय त्वरण काम करता है, जिसके कारण केंद्राभिमुख बल बनता है, जो सैटेलाइट की जो है हमेशा गति को एक दिशा प्रदान करता रहता है। जो त्वरण वो हमेशा मूव करता रहता है, मूव होने के लिए उसको प्रेरित करता रहता है सैटेलाइट को, जिसके कारण वह एक अक्ष पर एक जो है अपने कक्षा में सैटेलाइट चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी के लिए। तो केंद्राभिमुख बल के कारण उपग्रह पृथ्वी पर नहीं गिरते बल्कि चक्कर लगाते रहते हैं। लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड्स जो है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, अथवा फिर तापमान के ऊपर निर्भर करती है। तो जो लोलक है उसका सूत्र होता है T = 2π√L/g होता है। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो जी आ रहा है जी पे निर्भर करेगा और लंबाई पे निर्भर करेगा, ये तो नियत ही रहता है और ये भी नियत रहता है हमारा जी भी। तो इसका मतलब जो हमारा आवर्तकाल है वह जो है निर्भर करेगा किस पे? √T पे। यानी यदि हमारा √L पे, यानी लंबाई अधिक होगी तो आवर्तकाल अधिक होगा, लंबाई कम होगी तो आवर्तकाल कम होगा। तो लोलक की कालावधि जो है यानी T निर्भर करता है उसके लंबाई पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लंबाई पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक लड़की जो झूले पर बैठी है यदि वह खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में।
तो यदि लड़की खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, आवर्तकाल अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा झूले पर बैठी लड़की यदि खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल कम होने लगेगा, क्योंकि जो अक्ष से दूरी है वो बैठी रहेगी लड़की तब अधिक होगी, जहां पे जो है अधिक तीव्र गति से गति करती रहेगी। जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो अक्ष से दूरी उसकी कम हो जाने के कारण उसकी गति कम हो जाएगी, तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आवर्तकाल कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलने लगती है, किस ऋतु में जो है पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चलने लगती है? तो टी बराबर होता है 2π√L/G होता है। तो जी नियत ही रहता है, एल पर निर्भर करता है, यानी पेंडुलम की लंबाई जब बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु, यानी शीत ऋतु में जो है हमारी पेंडुलम की घड़ी उसकी चलने की गति बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारा पेंडुलम है उसकी हाइट ठंडियों में कम हो जाती है। पेंडुलम की लंबाई जो है वह कम हो जाती है ठंडियों में, इसलिए वह तीव्र गति से जो है आवर्तकाल बढ़ा देता है अपना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग है वह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि कोई वस्तु पृथ्वी के इन्वायरमेंट यानी पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाए इस स्पीड से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई वस्तु यदि पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है, पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आती। इसे हम पलायन वेग कहते हैं पृथ्वी का। तो यह है हमारा 11.2 है पृथ्वी का पलायन वेग, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर सूर्य से प्राप्त होती है जो ऊर्जा उसके कारण, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसके कारण। इस पर जो है गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से जो है कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके गैस के अणुओं का जो पलायन वेग है उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होने के कारण वहां पे कोई भी वायुमंडल देखने को नहीं मिलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो बॉल पेन होता है हमारा पॉइंट पेन वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? श्यानता के सिद्धांत पर, बायल के नियम पर, या फिर गुरुत्वीय बल के कारण, या फिर पृष्ठीय बल के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठीय तनाव के कारण जो है हमारा बॉल पेन वर्क करता है पृष्ठीय तनाव पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी पर एक जगह फोकस्ड रहते हैं। जैसे ये कोई सैटेलाइट है पृथ्वी पर एक जगह फोकस्ड है तो पृथ्वी एक चक्कर अपना जो है अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में। तो ये सैटेलाइट भी जो है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, यानी कि तुल्यकालिक उपग्रह जो है उनका परिक्रमण काल कितना का होता है? 24 घंटे का। इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई इनकी होती है 36,786 किलोमीटर। तो ये 37,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तुल्यकालिक उपग्रह जो है 36,000 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई पर होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि पत्थर उसी वेग से फेंकने पर तेजी से गति करता हुआ पृथ्वी की ओर आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पत्थर पैराशूट से अधिक भारी होता है इसलिए जो है तीव्र गति से आता है, या फिर पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है इसलिए, पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था होती है इसलिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पत्थर है उसका क्षेत्रफल थोड़ा होता है और जो पैराशूट है हमारा वह काफ़ी क्षेत्रफल घेरता है, और जिसके कारण इसमें जो हवाएं भरती हैं उनका क्षेत्रफल अधिक होता है, तनाव अधिक होता है, जिसके कारण यह वायु को अवरुद्ध करता है। तो यह धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि हमारा जो पत्थर है वह तीव्र गति से नीचे की ओर आता है। तो इसका राइट आंसर होगा पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जो है वह पत्थर से धीरे गति से गिरता है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, परिवर्तित होगा, या फिर शून्य होगा? तो कोई भी वस्तु यदि गिर रही है पृथ्वी पर उसका भार जो है शून्य होगा उसका भार, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से, यानी जी के मान से मुक्त हो तब।
जी के मान से यदि मुक्त कर दिया जाएगा तो उसका भार जो है शून्य हो जाएगा। यानी किसी वस्तु में यदि जी का मान हटा दिया जाए, यानी गुरुत्वाकर्षण हटा दिया जाएगा, तो उसका जो है भार जो है हमें शून्य देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा शून्य। यानी किसी भी वस्तु के भार से यदि हम गुरुत्वाकर्षण बल निकाल देते हैं पृथ्वी का, तो उस वस्तु में केवल बचता क्या है, उसका वेट, उसका द्रव्यमान बचता है। तो द्रव्यमान केवल जब बचेगा तो वह जो है शून्य रूप से जो है उसका भार हमें मालूम पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा शून्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। जो वायुमंडलीय हवा है वह पृथ्वी पर किस लिए उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो है पकड़ी हुई है, पवनों के द्वारा, या फिर बादलों के द्वारा, या फिर पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। तो पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाया जाता है वह किस लिए पाया जाता है? वह पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पॉसिबल हो सकता है पृथ्वी पर वायुमंडल, इसलिए जो है इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये थे हमारे 22 इंपॉर्टेंट EMCQs जो कि डिफरेंट परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। यहाँ पे हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ें और कंठस्थ करें। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।